अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंट्रोडक्शन के हवाले से, खास तौर पे मेडिकल के टॉपिक्स में, और बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं और वो है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हम लिखेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा बेटा, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो इंट्रोडक्शन में आती हैं वो हम करते हैं परसेंटेजेस वाली। जैसे कि अगर हमें कहा जाए फॉर एग्जांपल द परसेंटेज, देखें बेटा, द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड, द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक न्यूमेरिकल आप सीख लें। इस जैसी जितने भी न्यूमेरिकल होंगी उसका मेथड यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा मेथड, समझे बेटा। द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड, मेथड कौन सा यूज करेंगे, जो आप अपने मार्क्स की परसेंटेज के लिए यूज करते हैं। और वो मेथड कौन सा होता है बेटा, बहुत ही सिंपल है। क्या होता है, जो आपके ऑप्टेन मार्क्स होते हैं उन्हें कहां रखते हैं, न्यूमिनेटर में, टोटल को कहां रखा जाता है, डिनोमिनेटर, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं परसेंटेज के लिए, 100 से। तो देखते हैं बेटा, यहां पर भी देखें, बहुत ही सिंपल है। परसेंटेज ऑफ सल्फर, नोट करें बेटा, सल्फर का मास कितना है यहां पर, 32, और बेटा डिवाइड किससे करेंगे, याद रखिएगा 64 से। डिवाइड किससे करेंगे, टोटल मास, जो भी कंपाउंड का टोटल मास होगा डिवाइड उससे ही होगा, क्योंकि आपको याद है कि आप अगर अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं तो डिवाइड किससे करते हैं, टोटल मार्क्स से। इसी तरह से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। एक चीज बच्चों और याद रखना, इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने का, तो सिर्फ डिवीजन पे कॉन्सेंट्रेट रखना, डिवीजन पे कॉन्सेंट्रेट रखना, मल्टीप्लिकेशन का कोई मसला ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। वो कैसे, देखें इधर, जब आप 32 को डिवाइड करेंगे 64 से तो आंसर क्या आएगा, 0.5। अगर आपका जवाब याद रखना बेटा 0.5 आता है तो इसका मतलब हुआ 50%, मतलब मल्टीप्लाई किए बगैर जवाब निकाल लें। अगर आपका जवाब आता है बेटा 0.3 तो इसका मतलब होता है 30%। अगर आपका जवाब आता है 0.2 तो इसका मतलब होता है 20%। अगर आपका जवाब आता है 0.7 इसका मतलब 70%। लेकिन अगर आप में से कहते हैं सर हमारा डिवाइड करने से आंसर, अगर आप लोग कहते हो हमारा डिवाइड करने से आंसर आता है 0.23, मतलब वो 2 डिजिट्स में जवाब आता है। अगर आपका आंसर कितने डिजिट्स में आता है, 2 डिजिट्स में, तो इसका मतलब क्या हुआ, 23%। अगर आपका डिवाइड करने से आंसर आ रहा है बेटा 0.53 तो इसका मतलब 53%। अगर आपका जवाब आता है 0.79 इसका मतलब 79%। एक और कर लेते हैं, अगर आपका जवाब 0.92 आ रहा है इसका मतलब 92%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद अगर जवाब आते हैं तो वही जवाब सेम ही रहेगा। क्लियर हो गई बात ये। तो हमेशा याद रखना, किसी कंपाउंड में से, बच्चों याद रखना, पूरे कंपाउंड में से अगर एक एलिमेंट की हमें परसेंटेज फाइंड करना हो, पूरे कंपाउंड में से एक एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, उस एलिमेंट के मास को डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यस, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन और लिख के दिखाऊं, आप खुद भी क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, नंबर 2 बेटा, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज, समझे बेटा, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज अगर हमें चाहे हम इसको सॉल्व करना तो कैसे होगा, देखें। अगर हम कहते हैं बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, यही फॉर्मूला है ग्लूकोज का। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी ये है। अगर हमसे कहा जाए ग्लूकोज में से कार्बन की परसेंटेज फाइंड करें या फ्रक्टोज में से करें, बात एक ही है।
एक मेथड मैंने आपको सिखा दिया है। अब चाहे आप कार्बन की परसेंटेज फाइंड करें या हाइड्रोजन की करें या ऑक्सीजन की करें, मेथड वही रहेगा। देखें, सबसे पहले न्यूमरेटर में किसको लिखेंगे? जिस एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करनी है, मतलब कार्बन के मास को। बेटा कार्बन यहां कितने? 6। एक कार्बन का मास क्या है? 12। तो 6 कार्बन का मास क्या हुआ? 72। एक कार्बन का मास क्या है? 12 और 6 कार्बन का मास क्या हुआ? 72। और डिवाइड कर देंगे बेटा इस पूरे कंपाउंड के टोटल मास से। तो टोटल मास क्या है? 180। कैसे आया? देखिए 6 कार्बन का मास 72, 12 हाइड्रोजन का मास 12 और 6 ऑक्सीजन का मास क्या होगा? 6 ऑक्सीजन का मास क्या होगा बेटा? 96। सबको सम कर लें तो आंसर क्या आएगा? 180 कंप्लीट। आप कह रहे होंगे सर आपने यहां 12 क्यों नहीं रखा? क्योंकि बेटा सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर कितने थे? एक सल्फर था। सल्फर डाइऑक्साइड में कितने सल्फर थे? एक था। तो एक सल्फर का मास क्या हुआ? 32। लेकिन यहां पर ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो हमने यहां मास क्या रखा? 72 रखा है। क्योंकि वहां पर अगर एक सल्फर था तो मास 32 रखा। यहां पर एक कार्बन नहीं है। यहां पर कितने कार्बन से बेटा? 6 कार्बन है। तो हम यहां पर 72 रखेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा? सिर्फ डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है आपको। कैसे? यहां पर अगर हम रखेंगे 72 180, देखें सॉल्व हो रहा है? नहीं, डेसिमल लगाएं 0। 180 को 2 टाइम्स पढ़ें 360, 4 टाइम्स पढ़ते हैं 72 720। तो क्या आंसर आया? 0.4। मैंने आपसे क्या कहा था? अगर आपका जवाब 0.2 आता है तो मतलब 20, 0.3 आता है मतलब 30%, 0.4 आता है तो 40%। तो यहां पर कितना आंसर हुआ बेटा? 40% हुआ। यहां तक क्लियर हो गई बात? क्लियर है? अब मैं आपको 3-4 MCQs लिख के दे रहा हूं, जल्दी से करके दिखाएं, फिर हम इसकी दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं। तो बेटा मैं MCQs लिख के दे रहा हूं। तो बेटा अब देखें जल्दी से, मैंने यहां पर 4 MCQs लिखे हैं। जल्दी से सॉल्व करके बताएं इनके आंसर क्या होंगे, या मैं सॉल्व करूं? जब तक आप जल्दी से सॉल्व करें, देखें नंबर 1 MCQs क्या है, मैं रीड कर दूं। द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इन आइस, बात एक ही हो गई, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, जल्दी से बच्चों, द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, और नंबर 4 जो है, नंबर 2, 3 और 4 क्या है? अ कंपाउंड कंटेन, इस तरह का भी एमसीक्यूज आता है। अ कंपाउंड कंटेन 35% X and 12% Y, find the percentage of Z। एक चीज याद रखना आप लोग, हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि किस टॉपिक में से किस किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। जब तक हमें इसका नहीं पता होगा कि टॉपिक में से कौन कौन से एमसीक्यूज जनरेट हो सकते हैं, किस लेवल के, तो हमारी तैयारी क्या होगी? सिर्फ ये तो नहीं कि सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन याद करी, बस दैट्स इट, काम खत्म, ऐसा नहीं है बच्चों। तो देखें हमने इनिशियली इसकी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, यहां तक देखें कोई प्रॉब्लम? मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, आपने इतनी देर में कर लिए होंगे। देखें बेटा, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन आइस कितनी देर लगेगी? देखें विद इन 40 सेकंड 30 सेकंड इजीली कर सकते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? H2O, क्या कहेंगे? कितने हाइड्रोजन है? 2 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 18, और उसको मल्टीप्लाई कर दे बेटा 100 से। मैंने आपसे कहा कोशिश करें सिर्फ डिवीजन की, सिर्फ डिवाइड करें, मल्टीप्लाई तो कोई मसला ही नहीं है, कोई ऐसा इशू ही नहीं है। देखें बेटा यहां पर 2 रखें, देखें मैथ्स जिसकी वीक है वो देखें, 2 यहां पर, 18 बाहर बेटा, नहीं सॉल्व हो रहा, डेसिमल लगा के 0, 18 को 1 टाइम पढ़े 18, कितना रिमेनिंग रहा? 2। सेकंड टाइम 0 लगाने के लिए डेसिमल नहीं लगाते,
सेकंड टाइम बच्चों जीरो लगाने के लिए डेसिमल नहीं लगाते, तो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, जीरो लगा देंगे, कोई डेसिमल नहीं लगा रहे। 18 को फिर 1 टाइम पढ़े, इसका मतलब बेटा कोशिश करें हमें डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट्स मिल जाएं। आपकी कोशिश होनी चाहिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स मिल जाएं। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट मिल गए, वो क्या है 0.11, जिसका मतलब क्या हुआ 11%। मैंने आपसे कहा था ना, अगर हमारा जवाब क्या है 0.21 आए तो उसका मतलब 21%, अगर हमारा जवाब 0.35 आए इसका मतलब 35%, अगर हमारा जवाब 0.27 आए इसका मतलब 27, अगर हमारा जवाब जो है 0.11 आ रहा है तो उसका मतलब 11%। तो वाटर में हाइड्रोजन की परसेंट क्या है 11 है। वैसे 11 पॉइंट समथिंग होती है, लेकिन यहां पर हम एज अ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो 11 ही अप्रोक्सीमेटली ठीक है, कोई मसला नहीं। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें कार्बन की परसेंटेज फाइंड करनी है, इतनी देर में आपने कर ली होगी मेरे ख्याल से। क्या आंसर रखाता है, क्या कहते हैं बेटा, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कहते हैं बेटा, कार्बन जो है, यस, क्या परसेंटेज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। जब एक ही कार्बन है तो एक कार्बन का मास क्या हुआ बेटा 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 44 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, बहुत आसान है। आपने इस तरह हमेशा न्यूमिनेटर को बच्चों कहां रखोगे, न्यूमिनेटर को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर को बाहर। 44 नहीं सॉल्व हो रहा, ठीक है, पॉइंट लगाएं, डेसिमल लगा के 0। 44 को कितनी दफा पढ़ें, 44 को आप कितनी दफा पढ़ें 120 आ जाए। 3 दफा पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 दफा पढ़ते हैं 88, क्या बचा रिमेनिंग बेटा 32। क्लियर हो गई बात, क्या रिमेनिंग रहा 32। सेकंड टाइम 0 लगाने के लिए क्या कहा मैंने आपसे, कोई डेसिमल नहीं लगाना, डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, 0। अब 320 आ गया, टाइम होता है कम, अपनी कैलकुलेशन ऐसे रखा करें, अगर ये 44 है ना तो 40 से कर लें। 40 को अगर 5 टाइम पढ़े तो 200, 6 टाइम पढ़े 240, 7 टाइम पढ़े 280, 8 टाइम पढ़े 320। अच्छा, अगर 40 को 8 टाइम पढ़े तो 320 आ जाएगा ना, लेकिन हमें 40 क्यों पढ़ेंगे, हमारे पास तो 44 है। इसका मतलब अगर इसको 8 टाइम पढ़ते हैं तो ये वैल्यू 320 से ज्यादा हो जाएगी, तो हम 8 टाइम नहीं, हम 7 टाइम पढ़ लेते हैं। भले यहां कुछ भी आए, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा इंट्रोडक्स में। आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स मिल गए, 0.27, इसका मतलब क्या हुआ बेटा 27%। 0.27 का मतलब क्या हुआ, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा 27%। तो इधर देखें आंसर ए, आंसर राइट है। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, इसके बाद द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, ये तो बहुत आसान है। द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा देखें कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितने हैं, एक ही कैल्शियम है ना। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कैल्शियम है, ओनली 1 कैल्शियम है। अगर एक कैल्शियम है तो एक कैल्शियम का मास क्या हुआ बेटा 40, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जस्ट टोटल मास से। तो कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास क्या है 40 प्लस 12 प्लस 48, तो कितना हो गया बेटा 100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या कहते हैं 100 से 100 तो यहीं कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या रहा बेटा 40। तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की परसेंटेज क्या होती है, यस 40% होता है। तो नोट कर लें बेटा, ठीक है। अ कंपाउंड कंटेन्स, अच्छा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। कभी कभार हम इतने ज्यादा घबरा जाते हैं टेस्ट में कि हम ये मुश्किल पढ़ रहे होते हैं और इतना आसान सा सवाल आ जाता है तो हम ये सोच रहे होते हैं कि यार अब क्या करें, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। नोट करें, अ कंपाउंड कंटेन 35% X एंड 12% Y। परसेंटेज किसकी पूछी जा रही है, Z की। तो बेटा टोटल परसेंटेज होती ही क्या है, टोटल परसेंटेज क्या होती है 100 में से अगर 35% X माइनस कर दें, 100 में से आप 35% माइनस कर दें, सही है, और 12% Y भी माइनस कर दें, सही है, तो बाकी रिमेनिंग क्या रहा। या यूं कह दें कि X और Y की परसेंटेज को सम कर लें,
35 एंड 12 कितना हो गया बेटा 47। अब 100 में से 47 को माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा 53। तो कभी कभार इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी हमने टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट किया है और स्टार्टिंग मैंने आपको न्यूमेरिकल कराई है कि आइंदा के बाद कभी भी किसी भी कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी हो तो उस एलिमेंट का मास न्यूमरेटर में, सही है। अगर कार्बन 1 है तो 12 भी लिखेंगे, लेकिन अगर कार्बन की तादाद ज्यादा है तो मास उसी हिसाब से लिखेंगे। अगर 2 कार्बन है तो 24 लिखेंगे, 3 है 36 लिखेंगे, 4 है 48 लिखेंगे। लेकिन डिवाइड किससे करेंगे बच्चों? टोटल से, टोटल मास, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक और भी चीज सिखाऊं यहां पर, मोलर वॉल्यूम में मोल रेशो भी सिखाता हूं, ठीक है। क्लियर है? ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। तो बच्चों एक और बात बताऊं स्टूडेंट्स आपको, एक और भी न्यूमेरिकल्स आती है इसमें, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। हम इसकी थ्योरी भी पढ़ते हैं, ऐसा घबराए नहीं, कहते हैं ना घबराना नहीं है। तो हर चीज इसकी कंप्लीट करेंगे। जो 2015 में एनटीएस के अंदर क्वेश्चन आया था वो भी डिस्कस करेंगे, 2016 में जो क्वेश्चन आया था वो भी डिस्कस करेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप अब एक और न्यूमेरिकल सीखें, यहां पर एक और न्यूमेरिकल सिखाऊं आपको। अगर आपसे कहा जाए द मोल, या यूं कह दिया जाए फाइंड द, देखें फाइंड, सही है, फाइंड द मोल रेशो ऑफ 24% कार्बन। अगर इस तरह का सवाल कभी कभार दिया जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार हमें तो टीचर्स ने मोल पढ़ाए थे, अब ये मोल रेशो कहां से आ गए? कोई मसला नहीं है बेटा। अगर देखें एक ही बात होती है, अगर मैं आपसे कहूं फाइंड द नंबर ऑफ मोल, सही है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर ये कहा जाए फाइंड द नंबर ऑफ मोल 24 ग्राम ऑफ कार्बन, अगर ये सवाल कहा जाता है तो आप क्या कहते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कहते हैं ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या है? 12। तो आंसर क्या आया बेटा? 2 मोल। अच्छा याद रखना, मोल निकाला गया है किससे? मास से, सही है। मास को कन्वर्ट किसमें किया गया है? मोल में। अगर मास को कन्वर्ट कर रहे हैं मोल में तो उसको हम नाम क्या दे रहे हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास, क्या मिला? मोल मिल गया। लेकिन याद रखना, परसेंटेज को अगर परसेंटेज से मोल निकाले जाएं तो उससे नाम क्या दिया जा रहा है? मोल रेशो। बच्चों वो कैसे? देखें गिवन परसेंटेज, देखें यहां पर गिवन मास था या गिवन परसेंटेज, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास, यहां पर भी डिवाइडेड क्या था? ओरिजिनल मास था। समझ में आई? आंसर देखें यहां पर भी क्या आएगा? 2। जब आप डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा? 2। यहां पर भी आंसर क्या आया? 2। लेकिन यहां पर क्या नाम क्या देंगे? मोल रेशो। मतलब ये तो बहुत आसान हो गया कि गिवन मास को अगर हम ओरिजिनल मास से डिवाइड करें, गिवन मास को अगर हम ओरिजिनल मास से डिवाइड करें तो वो क्या कहलाएगा? मोल। लेकिन अगर गिवन परसेंटेज को ओरिजिनल मास से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? मोल रेशो। जो भी आपके पास परसेंटेज गिवन है, देखें यहां पर भी, देखें आपको समझाने के लिए, देखें क्वेश्चन मैंने एक जैसा लिखा, एलिमेंट भी मैंने कार्बन लिखा, और मैंने यहां पर परसेंटेज लिखा, यहां पर ग्राम लिखा। तो ग्राम को आपने अगर डिवाइड किया ओरिजिनल मास से तो वो क्या होगा? मोल। लेकिन अगर परसेंटेज को अगर आपने डिवाइड किया, परसेंटेज को अगर आपने डिवाइड किया किससे? ओरिजिनल मास से, तो उसको नाम क्या देंगे? मोल रेशो। तो बेटा जल्दी से मुझे सॉल्व करके दिखाएं, फाइंड द मोल रेशो ऑफ 72% ऑफ मैग्नीशियम। जल्दी से मुझे करके दिखाएं, फाइंड द मोल रेशो ऑफ 72% ऑफ मैग्नीशियम करके दिखाएं। फाइंड द मोल रेशो ऑफ 72% ऑफ मैग्नीशियम, करके दिखाएं क्या आंसर आता है। जल्दी से बच्चों, फाइंड द मोल रेशो ऑफ 72% ऑफ मैग्नीशियम। तो अगर मैंने आपसे कहा 72%
ऑफ मैग्नीशियम फाइंड करना है तो कैसे करेंगे बेटा 72। अच्छा देखें, जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो परसेंटेज नहीं लिखते हैं ना। 72 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास, ओरिजिनल मास क्या है बेटा 24। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 72 24। 24 को 3 टाइम्स पढ़ें तो क्या आंसर आया, ठीक है 3 मोल रेशो। समझ में आ गई बात। 24 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा 72। तो 72% मैग्नीशियम का मोल रेशो क्या हुआ बेटा 3 मोल रेशो हुआ। तो आज के बाद आपको ये मोल रेशो भी कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। तो हमने बहुत आसानी से सीख लिया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था गिवन मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास तो भी मोल होता है। गिवन वॉल्यूम, नोट करें बेटा, गिवन वॉल्यूम 4 तरीके से समझा रहा हूं, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं स्लो, किसी बुक में इस तरह नहीं लिखा होगा। गिवन मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास तो मोल होगा। गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, जो भी आपको वॉल्यूम गिवन है उसको डिवाइड कर दें किससे 22.4 से, तो जब भी आपने मोल निकाला, लेकिन वो कहलाएगा कि आपने वॉल्यूम से मोल निकाला है। Given Avogadro's number divided by original Avogadro's number, original किसको कह रहे हैं, जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू है 6.02 into 10⁻23। Given Avogadro's number divided by original Avogadro's number, तो ये भी मोल निकल जाएंगे। मतलब ये आपने एवोगैड्रोस को कन्वर्ट किया मोल में, ठीक है, समझ में आ गई बात। मतलब मास को भी हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी मोल से कन्वर्ट कर सकते हैं, एवोगैड्रो को भी कन्वर्ट कर सकते हैं मोल में। क्या फर्क था, अगर मास को कन्वर्ट करना है मोल में तो ओरिजिनल मास से डिवाइड, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है ओरिजिनल वॉल्यूम को डिवाइड, ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड। एवोगैड्रो नंबर को अगर कन्वर्ट करना है मोल में तो डिवाइड बाय 6.02 into 10⁻23। और मोल रेशो में क्या होता है, जो भी परसेंटेज होती है उसको डिवाइड किससे किया जाता है, यस उसको डिवाइड किया जाता है ओरिजिनल मास से ही, तो वो क्या हो जाएगा, मोल रेशो कहलाएगा। बहरहाल ये सारी टेक्निक्स मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं, जो आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि सर टॉपिक्स तो पढ़ा रहे हैं, अभी भी इसकी न्यूमेरिकल्स खत्म नहीं हुई, क्योंकि 2015 का टेस्ट उठाया एनटीएस का, उसमें कई न्यूमेरिकल्स दी गई हैं। 2012 का देखें एनटीएस का, उसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम यहां पर अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस टॉपिक की पहले डेफिनेशन को समझें, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं थ्योरेटिकल उनको समझें, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे दोबारा शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। तो बेटा अब देखें, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये हम लिख रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। जल्दी बच्चों देखो जरा, और नंबर 2 में लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा एक चीज मैं यहां पे आपको समझाऊंगा बच्चों, हम कोई कोचिंग या बोर्ड के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। मेरी आदत होती है बोर्ड ना भरूं मैं, क्योंकि लिखा हुआ है आप लोगों के पास, जितना आप समझेंगे ना वो इंपॉर्टेंट है, और आपको टेक्निक्स चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, हमें वो मेथड नहीं चाहिए कोचिंग वाला, हमें उसके शॉर्ट मेथड्स चाहिए। करना क्या है, देखें अगर मैं कहूं बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं डिफाइन करना चाहूं, मैं आपसे कहूं बेटा डिफाइन करते हैं कि भाई नंबर ऑफ, देखिए सिंपल शॉर्ट भी लिखूं, द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स present in the formula is called molecular formula। अब क्या हुआ, मैंने ये लिखा, आपने बैठ के मेरी ये डेफिनेशन सुनी और याद करने, याद क्या करेंगे, ये नहीं आता, हम सब पढ़ाते हैं इंट्रोडक्स, लेकिन यहां पर मेन कॉमन चीज यही है कि स्टूडेंट को ये बताना कि बेटा आपने अब जाके ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ इसके लॉजिक समझने के एमसीक्यूज आ जाए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं आपसे कहूं बेटा रट्टा लगाओ, देखो ये C कार्बन C6 नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम्स यहां पर भी 6 हैं, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फॉर्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्यों बच्चों खामखा क्यों परेशान हो,
एक टेक्निक बताऊं आपको, बहुत आसान सी बात है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो सिंपल एक टेक्निक याद रख लो, 10 एलिमेंट याद कर लो, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फास्फोरस। ये 10 एलिमेंट याद कर लो। याद रखना जिंदगी में इन 10 एलिमेंट से मिलकर जो फॉर्मूला बनेगा वो मॉलिक्यूलर होगा। इन 10 के अलावा अगर कोई एलिमेंट आ जाए तो उसको आप फॉर्मूला कह देना, मसला हल हो गया। मतलब हम बैठ के रट्टे लगाएं, इससे तो आसान हो गया कि 10 एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फास्फोरस, ये 10 एलिमेंट अगर याद हो गए तो जिंदगी भर की जान छुट गई। ये तो आगे भी काम आ जाएगा आपको। अगर आपसे पूछा जाए बताएं कौन फॉर्मूला है और कौन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो मसला ही हल। हमें कंपाउंड नहीं या रट्टा लगाने पड़ेंगे, सिर्फ ये 10 एलिमेंट आपने याद कर लेने। रोज बाद नमाज इशा एक एलिमेंट बैठ के याद कर लें, तस्वीर पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, केमिस्ट्री भी आ जाएगी, घर वाले कहेंगे इबादत भी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये 10 एलिमेंट से मिलकर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर होगा। ठीक है, इसका मतलब तो बेटा मैं कहूंगा कि HCl भी तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब देखें, इसके नीचे तो कोई नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, इसके नीचे कोई एटम्स है, हमारे यहाँ तो ये रट्टा लगाया जाता है बेटा याद करो, नीचे जो नंबर होंगे वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है कोई नंबर? कोई नंबर नहीं है, लेकिन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि जो 10 एलिमेंट हमने याद किए हैं उसमें S भी है, उसमें O भी है। अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा C6H12O6, तो ये भी मॉलिक्यूलर है। जो 10 एलिमेंट हमने याद किए उसमें C भी है, H भी है और O भी है। तो अब ये खाम में हम 2-4 कंपाउंड क्यों याद करें? अब तो 1000 फॉर्मूलाज हमारे सामने आ जाएं तो हम पहचान लेंगे कौन फॉर्मूला और कौन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे लिए अब कोई मसला ही नहीं। ठीक है भाई, मैं आपसे कहूं बेटा एक फॉर्मूला मैं आपको दूं, लाइक सीजियम आयोडाइड। देखें बच्चों, सीजियम आयोडाइड, फौरन आप मना करेंगे सर नहीं ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि जो 10 एलिमेंट आपने लिखवाए हैं उसमें सीजियम नहीं है। अगर एक एलिमेंट भी इन 10 के अलावा आ जाए, अच्छा एक, अब मैं क्योंकि मैं आपको मेडिकल के स्टूडेंट हो, फेडरल की बात भी कर लेते हैं। फेडरल में 11वां एलिमेंट भी है, सिलिकॉन भी ऐड कर लेते हैं कि अगर सिलिकॉन भी हो तो वो भी मॉलिक्यूलर में ही कंसीडर हो जाएगा। लेकिन अगर इनके अलावा अगर कोई आ जाए, मतलब कोई मेटल आ जाए, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा। मतलब आप ये कह दो कि इन 11 एलिमेंट्स के अलावा अगर कोई एलिमेंट आ जाता है तो वो मॉलिक्यूलर नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, फॉर्मूला कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, फॉर्मूला। तो बेटा ये फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। समझ भाई, अगर मैं आपसे कहूं पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, तो मुझे बताओ कि जो 10 एलिमेंट या 11 एलिमेंट हमने याद किए उसमें K है, उसमें K नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, यस ये भी क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। क्लियर हो गई बात यहां तक बेटा? अच्छा, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन फिर हमारे लिए बेमायने हो गई। अच्छा एक चीज बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वैसे आपको समझाने के लिए 2 चीजों को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी को भी क्वांटिटी को भी। मतलब देखें 6 एटम ऑफ कार्बन, 6 एटम ऑफ कार्बन, मतलब 6 क्वांटिटी भी बता रहे हैं और क्वालिटी भी बता रहे हैं कार्बन, एंड 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहां आप उसको क्वांटिटी भी शो कर रहे हैं और क्वालिटी भी कर रहे हैं। बहरहाल ये बड़ा एमसीक्यूज पोर्शन क्लियर हुआ है आपका। अब आ जाते हैं थोड़ा यहां पर एम्पेरिकल फॉर्मूला, सब रट्टा लगा के बैठते हैं सर, द सिंपलेस्ट, शॉर्ट लिखते हैं, द सिंपलेस्ट रेशो, द सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो किसको कहते हैं? फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करना, फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करना, मैथ्स में कहते हैं ना सिंप्लीफाई करना, डिवाइड करना, उसको कम करना, वैल्यू को सिंप्लीफाई करना। मैं आपसे कहता हूं, मेरे पास क्लासेस चल रही हैं, फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं 35, इंटर में स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, दूसरी इंटर बी क्लास है, इंटर ए क्लास है, उसमें है 40 स्टूडेंट्स।
फर्स्ट ईयर में मैंने आपसे कहा कितने हैं 35, और इंटर में है मेरे पास स्टूडेंट जो हैं 40 स्टूडेंट्स हैं। इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं किसी को बताऊं तो ये कहूंगा मेरे पास एक फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है, एक इंटर की चल रही है। मतलब मैंने उसमें क्वांटिटी ऐड नहीं की, उसको आसान कर दिया। मुझे जरूरत ही नहीं है यहाँ पे क्वांटिटी एक्सप्लेन करने की, रिप्रेजेंट करने की। अच्छा एक चीज समझें, आप कहेंगे सर जरा बेंजीन को सिंप्लीफाई करें, C6H6। जब भी आप किसी कंपाउंड को बेटा सिंप्लीफाई करते हो तो एक ही टेबल लगाना, 2 टेबल नहीं लगाना। मतलब 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, मतलब C/H। ये इसका हो गया बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आ गई? अच्छा एक मैं आपको दे रहा हूं, जरा सॉल्व करके दिखाएं। Na2S4O6। जल्दी से बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसको सिंप्लीफाई करें, जल्दी से इसको सिंप्लीफई करें, जल्दी से, वेट कर रहा हूं मैं। अच्छा देखें, इसको आपने सिंप्लीफाई किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, बोला होगा सर इसका आंसर होगा NaS2O3। नहीं बेटा ये गलत है। क्योंकि ये क्यों गलत है? क्योंकि मैंने डेफिनेशन हाफ लिखी हुई है बेटा, जरा नोट करें। द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब ये हुआ कि एम्पेरिकल फॉर्मूला किसको कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का सिंपलेस्ट रेशो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का सिंपलेस्ट रेशो किसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, फॉर्मूले का नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का सिंपलेस्ट रेशो। अभी बताएं मुझे, अभी हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको कहते हैं? इन 11 एलिमेंट से मिलकर जो फॉर्मूला बनेगा वो मॉलिक्यूलर है। क्या ये मॉलिक्यूलर है? क्या जो 11 एलिमेंट्स हमने याद किए उसमें सोडियम है या नहीं है? सोडियम नहीं है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं है। जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं है तो इसका एम्पेरिकल सेम ही रहेगा, निकालेंगे ही नहीं। इसका एम्पेरिकल भी यही रहेगा, Na2S4O6 बच्चों। मतलब ये हुआ कि इसका एम्पेरिकल नहीं होगा, सेम ही रहेगा। तो हमेशा याद रखना, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमेशा किसका निकालते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला याद रखना हमेशा किसका निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। एम्पेरिकल फॉर्मूला किसका निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, फॉर्मूला का नहीं निकालते। समझ आई? अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिख के दे रहा हूं, मुझे फाइंड आउट करके दिखाएं कि वो कंपाउंड से कि उनका एम्पेरिकल क्या होगा। तो बेटा जल्दी से आप मुझे सॉल्व करके दिखाएं, कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। देखें इस C6H12O6 मुझे सॉल्व करके दिखाएं, नंबर 1। नंबर 2 आप मुझे C6H14 सॉल्व करके दिखाएं। नंबर 3 बेटा CH4 मुझे सॉल्व करके दिखाएं। नंबर 4 S2O2 मुझे सॉल्व करके दिखाएं। नंबर 5 बेटा H2SO4 मुझे सॉल्व करके दिखाएं। नंबर 6 जल्दी जल्दी बच्चों, नंबर 6 मुझे नाइट्रिक एसिड सॉल्व करके दिखाएं। नंबर 7 जो है मुझे बेटा कैल्शियम कार्बोनेट मुझे सॉल्व करके दिखाएं। जल्दी से इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला, रेशो भी मुझे निकाल के दिखाएंगे। दोनों चीजें, रेशो भी मुझे बताएं और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी बताएं। और एक और कंपाउंड में अगर मैं लिख दूं, एक और मुझे सॉल्व करके दिखाएं, C6H8O6। पता है C6H8O6 किसका फॉर्मूला है? आ चुका है भी इंट्रोडक्शन में। C6H12O6 तो हम कहते हैं फॉर्मूला किसका है? C6H12O6 तो हम कहते हैं फॉर्मूला किसका है बच्चों? यस, ग्लूकोज का। लेकिन C6H8O6 फॉर्मूला किसका है? विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड का। ठीक है बेटा, तो देखें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि टेबल जो है ना पूरे कंपाउंड पर एक जैसा लगाना है। पूरे कंपाउंड पर टेबल एक जैसा होना चाहिए। मतलब टेबल जो आप लगाएंगे, अगर 6 का लगा रहे हैं तो पूरे कंपाउंड पे 6 का लगाएं, 2 का लगा रहे हैं तो पूरे कंपाउंड पर 2 का लगाएं। सही है? 2 टेबल नहीं चलेंगे। मतलब हम यह लगाते हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। तो आंसर हुआ एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब 1:2:1। ठीक है बेटा, सॉरी ये 6 हटा देते हैं, 1। क्लियर है? यहां देखें 6 है, यहां 14 है। अगर मैं कहूं बेटा यहां 6 का टेबल लगेगा तो यहां 6 का नहीं लग रहा।
यहां 3 का लगेगा तो यहां 3 का नहीं लगेगा। ठीक है, इसका मतलब दोनों कंपाउंड्स पर, दोनों एलिमेंट्स पर एक जैसा टेबल आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो देखें 2 3 6, ठीक है, 2 7 14। अब मुझे बताएं फर्दर ये सॉल्व हो रहा है? यहां 3 का टेबल लगेगा, यहां 3 का नहीं लग रहा, यहां 7 का लगेगा, यहां 7 का नहीं लगेगा। अब इसका मतलब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका यहां पर ही रुक जाएगा, फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो इसको हम यहां पर ही रोक देंगे। इसका मतलब यहां रेशो हुआ यस 3:7। ठीक है, अगर देखें ये कंपाउंड देखें बेटा CH4 की बात करते हैं, तो यहां पर तो 2 का टेबल अप्लाई हो रहा है, यहां नहीं हो रहा। पहले तो ये बताएं ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बिल्कुल है, लेकिन ये सिंप्लीफाई क्यों नहीं हो रहा? यहां टेबल अप्लाई होगा, यहां नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं ऐसा कंपाउंड जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, उसका एम्पेरिकल सेम ही रहेगा, क्योंकि वो तो सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। ऐसा कंपाउंड जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, कार्बन देखें सिंगल है तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा, मतलब CH4 ही रहेगा बेटा। इसी तरह से S2O2 यहां तो हो रहा है 2 1 2 2 1 2 S/O। क्लियर? अच्छा देखें H2SO4, अभी आपसे कहा मैंने ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहले चेक करें ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या नहीं है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपसे पूछा जाए सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्मूला कहें या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, खुद सोचें कि जो 10 एलिमेंट या 11 एलिमेंट हमने याद किए हैं, उसमें H भी है, उसमें S भी है, उसमें O भी है ना। तो मतलब ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, इसका मतलब, लेकिन सर 2 का टेबल तो उधर लग रहा है, ऑक्सीजन पे भी लग रहा है, सल्फर पे नहीं लग रहा। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा? ऐसा कंपाउंड जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, उसका एम्पेरिकल सेम ही रहेगा H2SO4, मतलब 2:1:4 रेशो भी आना चाहिए आपको। ठीक है, HNO3 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट ये सिंगल एलिमेंट है। अगर सिंगल एलिमेंट है तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, मतलब क्या होगा? H एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम रहेगा 1:1:3 बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम निकालेंगे क्यों बच्चों? अगर ये फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता तो एम्पेरिकल निकालने की कोशिश करते। बहरहाल यहां पर ये CaCO3 एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि जो 10 एलिमेंट हमने याद किए हैं उसमें जी नहीं है, क्या नहीं है? कैल्शियम नहीं है। 6 का डबल लग रहा है यहां नहीं लग रहा, तो क्या करें? 2 का टेबल लगाएं, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। इसका मतलब एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन C का, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये निकाला हमने, और रेशो क्या निकाला? 3। अच्छा, क्योंकि देखें आगे सॉल्व नहीं होगा, अंडरस्टूड है। यहां 3 का टेबल, यहां 3 का टेबल, अब 4 का कैसे? टेबल मैंने आपसे क्या कहा? पूरे कंपाउंड पर एक जैसा टेबल अप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, 3:4:3। क्लियर हो गई बात ये? तो ये जर्नल चीजें मैंने आपको थोड़ी सी बताई। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स बेटा, और दूसरी 2 न्यूमेरिकल्स और करवाता हूं। तो बेटा अब 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, समझना बच्चों। 2015 का अगर आपके पास NTS का टेस्ट पड़ा हुआ है, बच्चों को क्वेश्चन देख के जान ही निकल गई थी। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा कंपाउंड चेंज किया है, बाकी सेम क्वेश्चन लिखा। उनकी जान इसलिए निकल गई, उन्होंने कहा सर ये सवाल में कह रहा है हमें एलिमेंट्स की परसेंटेज दी गई है,
सही है, परसेंटेज दी गई है तो हमें से फाइंड क्या करवाना चाहता है। देखें, एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन 40.9% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड 176 ग्राम पर मोल। अगर आप देखें 2015 का पेपर उठा के देखें, एनटीएस ने सेम ये सारी मैंने वैल्यूज चेंज किए, क्वेश्चन सेम दिया था। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्टूडेंट ने कहा सर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए पहले निकालना पड़ता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, मॉलिक्यूलर मास जो दिया गया है सवाल में हमें, जैसे 176, और डिवाइड करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, सपोज कि वो आंसर x होता है, उस x को मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, एम्पेरिकल फॉर्मूला से। तो सर ये तो हमें 1 मिनट का टाइम होता है, ये इन्होंने हमें कैसे दे दिया क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। पहले हम परसेंटेज को डिवाइड करेंगे ओरिजिनल मास से, मोल रेशो, लीस्ट रेशो, ये तो बहुत स्टेप हो जाते हैं। बहुत सारों ने घबराहट में क्वेश्चन ही छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है बेटा, इसकी भी एक लॉजिक है, एक टेक्निक है। वो टेक्निक ये है, एक बात बताओ, वो हमसे क्या फाइंड कराना चाहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऑप्शन तो दिए हैं ना उसने सारे, लेकिन हमें सवाल में मास दिया हुआ है और 100% ये मास उसी फॉर्मूले का दिया होगा, उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का दिया होगा जो ऑप्शन में गिवन है। ये तो बात कंफर्म है, मतलब कि हमें जो सवाल में 176 ग्राम जो दिया है, ये उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास होगा जो ऑप्शन में होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हम फाइंड करना चाहते हैं। हाँ, अगर ये कोई बोर्ड का एग्जाम होता तो फिर तो पता नहीं चलता, फिर तो हमें निकालना पड़ता फॉर्मूला पूरा, सॉल्व करते, आपको पता है वो आपने किया होगा 5 स्टेप्स की न्यूमेरिकल। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा ये हो गया कि जब वो हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कराना चाहता है तो उसका हमें मास सवाल में जरूर देगा, क्योंकि वो फॉर्मूले में लगता ही है। तो हम क्यों सॉल्व करें, हम क्यों ये सारी परसेंटेज से घबराएं, आसान सा काम है, हमें जरूरत ही नहीं है इसको सॉल्व करने की। चेक कर लो 176 ग्राम, इसमें से किसका ऑप्शन है, इसमें से चेक कर लो किसका मास 176 है, वही आपका ऑप्शन होगा। कभी भी लाइफ में याद रखें, कितना बड़ा सवाल क्यों ना दे, होश से काम लें। ये नहीं कि होश उड़ जाएं और आप सॉल्व करने बैठ जाएं, नहीं, सोचें कि इतना बड़ा सवाल वाकई क्या 1 मिनट में हो सकता है, नहीं हो सकता। तो फिर क्या लॉजिक होगी कि वो जो फॉर्मूला फाइंड कराना चाहता है उसका मास जरूर सवाल में गिवन है, उसको आप चेक कर लें किसका मास 176 है। तो देखें क्या होगा, हमें पता है ग्लूकोज है, इसका मास क्या है 180, नहीं, C672, 8 प्लस मतलब 80 और 16 6 96। अब 80 और बेटा 96 को आप सम करें तो आंसर क्या आएगा, 6, 9 और 8 17, 176 आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। मतलब आज के बाद इतना बड़ा परेशान ना हो, ये क्वेश्चन हम देख के परेशान हो जाए, हमें सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करेंगे। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो हमसे फाइंड करवाना चाहता है तो वो हमें उसका मास भी देगा, ठीक है, मास जरूर देगा हमें, क्योंकि उसके बगैर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड नहीं होता, अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी ये कहता है। तो हमें फॉर्मूले की बेटा जरूरत ही नहीं है, हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। नंबर 2 देखें, यहां पर एक और क्वेश्चन लिखा है द एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसमें देखें आपको परसेंटेजेस नहीं दी गई, हो सकता है इस तरह भी सवाल आ जाए कि आपको परसेंटेजेस, देखें वहां पे परसेंटेजेस दी गई थी, यहां पर परसेंटेज नहीं दी गई, यहां पे डायरेक्ट आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया और मॉलिक्यूलर मास दे दिया। लेकिन हम इस पर भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा, चाहे हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल कर ही क्यों ना दे, हम नहीं सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। 180 देखेंगे किसका मास 180 है इन कंपाउंड में से, वही आंसर हमारा होगा। हमें जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की,
शॉर्टकट इसी इंट्रोडक्स कहते ही इसको है ना कि आपने शॉर्टकट सीखने चीज़ों के, सॉल्व करें कोचिंग की तरह तो फायदा कुछ भी नहीं है। हम इधर भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वरना अगर फॉर्मूला लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास जो भी सवाल में गिवन है डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, और फिर जो भी आंसर आए लाइक वो x से तो x को मल्टीप्लाई कर दें एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन क्यों करें, क्यों लगाएं फॉर्मूला जब एक डायरेक्ट ऑप्शन मिल रहा है कि भाई कंपेयर कर लो, जो सवाल में 180 ग्राम लिखा हुआ है वो चेक कर लो, इनमें से 180 किसका मास है, वही आंसर होगा। 180 तो मेरे ख्याल से ग्लूकोज का लगता है, C6H12O6। नहीं तो 1 मिनट लगेगा, सबके मास निकाल के देख लें। ठीक है बेटा, ये न्यूमेरिकल्स आ सकती हैं। बहरहाल अब मैंने जो है आज वर्कशीट्स भी जो है अपलोड कर दी हैं, अगर उनमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है वो भी आप मुझसे डिस्कस कर लिएगा। बहरहाल इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे लेक्चर, लेकिन मेरी यही कोशिश होगी कि कोई ना कोई शॉर्टकट मेथड हो। अगला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे स्टैचोमेट्री, वो भी इक्वेशंस वाली, उसको भी इस तरह शॉर्ट मेथड्स में, उसको शॉर्ट टेक्निक्स में लेकर आएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें इसी तरह हम सॉल्व कर लेंगे। मैं समझता हूँ केमिस्ट्री आपको नहीं लगेगा कोई इतना मुश्किल सब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।